नमस्कार, जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाफिजुल हसन के बेतुके बयान की। झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाफिजुल हसन ने केंद्र सरकार के उस कानून का विरोध किया है जिसमें लड़कियों के विवाह की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 कर दी गई। हाफिजुल हसन ने यह भी कहा कि लड़कियों की शादी की उम्र 16 साल कर देनी चाहिए। हालांकि बाद में उन्होंने शादी की उम्र 18 साल करने की बात कही। तो हाफिजुल हसन का ये बेतुका बयान सामने आया है जहां पर उन्होंने जो केंद्र सरकार की अभी जो कानून बनाया गया है कि लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 कर दी गई है, उस कानून पर आपत्ति जताई है। और हाफिजुल हसन ने इस बेतुके बयान में ये कहा है कि लड़कियों की शादी की उम्र 16 साल कर देनी चाहिए। हालांकि उसके बाद उन्होंने अपने ही स्टैंड से हट गए और 18 साल की उम्र लड़कियों की शादी की बता दी। बढ़ रहा है तो 18 से 16 मेरा हिसाब से 16 होना चाहिए। देखिए 18 साल ही रहना चाहिए, केंद्र का निर्णय है, उसको सबको मानना पड़ेगा। कौन कर रहा है यार इसे? बहुत है, देहात के लिए 18 साल क्या के कारण कि 18 साल रहना चाहिए? हो जाता है सबका, वहाँ जो माहौल है, बाजार का अलग माहौल हो, देहात का अलग माहौल। वही देखिए, अब हाफिजुल हसन के इस बयान पर बीजेपी ने जमकर हमला बोला है। बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने मंत्री को बेवकूफ बताया, तो वही कांग्रेस ने भी मंत्री के बयान को निजी राय बताते हुए केंद्र सरकार के कदम की तारीफ की है। बेवकूफ मंत्री ने ये इस बात को बोला कि यहाँ 15 साल में 16 साल में लड़कियों की शादी कर देनी चाहिए। उस बेहया और बेवकूफ मंत्री को यह बात पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ एडल्ट किस एज में लड़कियां होती हैं और कानून क्या कहता है, उसकी वैधता क्या है। हर लोगों को अपनी अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी की स्वतंत्रता है, उनकी जो सोच है वो कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मैं अपनी बात करूँगा तो आज माहौल बदल गया है। बच्चियों को पूरा अवसर मिलना चाहिए अपने जीवन को सुदृढ़ बनाने के दृष्टिकोण से। अगर सरकार ने इस प्रकार का कोई निर्णय लिया है तो मुझे लगता है कि हम सबको आगे बढ़ करके उसका स्वागत करना चाहिए। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने का कानून कैसे आ पाया है। जून 2020 में जया जेटली के नेतृत्व में टास्क फोर्स का गठन किया गया। वही देखिए, शादी की उम्र बढ़ाने के हर पहलू पर टीम ने उचित विचार विमर्श किया। 2011 की जनगणना से आंकड़ों का अध्ययन किया गया, जो 2011 की जनगणना से जो निकल कर सामने आया उसके हिसाब से आंकड़ों का मंथन किया गया। भारत में लड़कियों की शादी की औसत उम्र 21 साल थी, लड़कों की शादी की औसत उम्र 23 साल 6 महीने थी। कानून के मुताबिक 18 साल से कम उम्र में शादी पर रोक लगा दी गई। उसके बाद उम्र में कानून का उल्लंघन कर लड़कियों की शादी लगातार हो रही है और ऐसी खबरें भी लगातार सामने आ रही है। जून 2020 में जया जेटली के नेतृत्व में टास्क फोर्स का गठन किया गया था। और अब आपको बताते हैं कि शादी की उम्र बढ़ाने के लिए गठित टास्क फोर्स के फैसलों पर क्या क्या बातें सामने आई। सभी धर्मों और वर्गों पर यह शादी की उम्र का फैसला जो है वो लागू किया जाएगा। अब देखिए, पहले बच्चे को जन्म देते समय महिलाओं की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए, ये भी बात सामने आई है। कम उम्र में मां बनने से सेहत पर असर पड़ता है और इसी वजह से शादी की उम्र बढ़ा दी गई है। महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य देना इस पूरे फैसले का मकसद है। मां के बेहतर स्वास्थ्य के साथ नवजात भी सुरक्षित रहेगा, स्वस्थ रहेगा और इस पर जोर दिया गया है। इस कानून के जरिए कुपोषण से बचाने पर भी जोर दिया गया है। वहीं मातृ मृत्यु दर के खतरे को भी कम करने की यहाँ पर कोशिश की गई है। और देखिए, उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए लड़कियों को ज्यादा वक्त मिल सकेगा शादी से पहले और करियर बनाने के लिए उन्हें मौका मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों ये कानून झारखंड के लिए बेहद अधिक जरूरी है। देखिए, झारखंड में सबसे अधिक बाल विवाह होते हैं। एक आंकड़ों पे अगर हम ध्यान दें तो झारखंड में जो बाल विवाह का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा है।
हर 10 में से 3 लड़की की शादी 18 साल से कम उम्र में झारखंड में करा दी जाती है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के आंकड़ों से ये खुलासा हो पाया है। 2020-21 की अगर हम बात करें तो झारखंड में बाल विवाह के 32.2% मामले सामने आए हैं। 2015-16 की बात करें तो बाल विवाह के 37.9% मामले सामने आए। झारखंड में लड़कियों की स्थिति इस फैसले के बाद बेहतर हो सकेगी और झारखंड में सबसे अधिक बाल विवाह होते हैं, तो इसलिए ये कानून झारखंड के लिए बेहद महत्वपूर्ण, बेहद जरूरी है। वहीं देखिए 7वीं जेपीएससी की पीटी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। शुक्रवार की आधी रात को मोरहाबादी के बापू वाटिका के पास 48 दिनों से धरने पर बैठे अभ्यर्थियों को प्रशासन की ओर से हटा दिया गया। अभ्यर्थियों ने न्यूज़ 18 को बताया कि पुलिस आधी रात को बलपूर्वक उठाकर ले गई, तब उन्हें घटनास्थल पर धारा 144 लागू करने की जानकारी मिली। अभ्यर्थियों में इस बात की भी नाराजगी है कि 18 दिसंबर को उसी जगह पर कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी धरना स्थल पर काफिले के साथ पहुंचे हैं और वहां बैठते हैं, तब उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। जेपीएससी अभ्यर्थियों से बात की न्यूज़ 18 से हमारे संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। रांची के मोरहाबादी मैदान में जेपीएससी अभ्यर्थियों की ओर से लगातार 48 दिन तक धरना प्रदर्शन दिया गया, लेकिन पुलिस ने यानी 17 दिसंबर शुक्रवार की आधी रात को जितने भी प्रदर्शनकारी थे शांतिपूर्वक वहां बैठकर धरना दे रहे थे, तमाम लोगों को वहां से हटा दिया, उठाकर ले गई। फिलहाल यहां पर निषेधाज्ञा लगा दी गई है, 144 लागू है यहां पर, लेकिन जो अभ्यर्थी हैं वो अभी भी अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। आप लोग की जो मांग थी पुलिस उठाकर ले गई, क्या कुछ हुआ? जी, लगातार जेपीएससी में जो गड़बड़ी और भ्रष्टाचार हो रहा है उसके खिलाफ हम लोग 1 नवंबर से लगातार आंदोलन कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से। और 48वें दिन के आधी रात में जब हम लोग सोए हुए थे, अचानक पुलिस का फौज आती है और तुरंत हमारा मोबाइल जब्त किया जाता है, फिर हमें बस में डाला जाता है, फिर हमें थाना ले जाया जाता है। लोग जहाँ धरना प्रदर्शन दे रहे थे, अभी उस जगह की स्थिति क्या है? अभी वो जगह 144 निषेधाज्ञा कानून लागू किया गया है और बोला गया है कि वहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का आदमी नहीं जुटे, लेकिन ये लड़ाई हम लोग कमर कस के निकले हैं। लोगों को 17 तारीख यानी शुक्रवार की आधी रात को हटाया गया, लेकिन अगले ही दिन 18 तारीख को इरफान अंसारी उसी धरना स्थल पर बैठे, क्या उन पर कोई कार्रवाई हुई? जी, उन पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई है और हमें पता भी नहीं था कि 144 लगा हुआ है। हम लोग को गिरफ्तार करके थाने के अंदर बता दिया जाता है कि 17 तारीख से 144 लगाया गया है और 18 का हमारे बीच जामताड़ा के माननीय विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी जी भी आते हैं अपने काफिला के साथ, लेकिन उस पर कोई नोटिस नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। आखिर छात्रों पे ही क्यों? आखिर सरकार जेपीएससी आंदोलन से कितना घबरा गई है? छात्र जो तैयारी कर रहे हैं परीक्षा की, वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें छला जा रहा है, तो वास्तव में परेशानी क्या है? सिर्फ मांग है, इसके पीछे को वजह? परेशानी की वजह सर ये जो 7वीं जेपीएससी की पीटी परीक्षा पूरी तरह से झोल झाल है, इसमें पूरी तरह से गड़बड़ी हुई है। इसी मांग को लेकर के हम लोग रद्द कराने के लिए धरने पे आए। साफ मांग है कि 7वीं जेपीएससी जो है उसकी पीटी परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। लेकिन दूसरी बात, एक मांग ये भी है कि जिस तरीके से छात्रों को, अभ्यर्थियों को वहां से हटाया गया और अगले ही दिन इरफान अंसारी जो कांग्रेस के विधायक हैं वहीं पर आकर बैठते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि वास्तव में जो कार्रवाई है उसका दोयम चरित्र क्यों? कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और वहीं रांची के मोरहाबादी मैदान में धारा 144 लागू करने और आंदोलन कर रहे जेपीएससी अभ्यर्थियों को हटाने के बाद झारखंड की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने अभ्यर्थियों से मुलाकात के बाद हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला, तो कांग्रेस ने उसे उकसावे वाला कदम बताया है। ये सरकार जीने नहीं देती है। हल्के लोग हल्की बातें करेंगे। पूरी गड़बड़ी है और का ये जो सरकार है काले अक्षरों में नाम लिखा जाए। झारखंड में जेपीएससी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। रांची के मोरहाबादी मैदान में धारा 144 लगाने और आंदोलन कर रहे जेपीएससी अभ्यर्थियों को हटाने के बाद सियासत सुलग चुकी है।
सरकार के इस कदम के बाद खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोरहाबादी मैदान में जेपीएससी अभ्यर्थियों से मुलाकात कर सरकार पर सवाल खड़े किए। मुलाकात के बाद प्रदेश अध्यक्ष ने हेमंत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मौजूदा सरकार आंदोलन से डर गई है। वहीं छात्रों से मुलाकात करने पहुंचे बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही भी सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने इरफान अंसारी को आइटम गर्ल करार दिया। और पूरी पार्टी इनके साथ है, इनके हर संघर्ष के साथ है और पूरे पार्टी के कार्यकर्ताओं का नैतिक समर्थन इनके साथ है। पूरी गड़बड़ी है और गड़बड़ी है तो फिर सीबीआई की जांच हो और परीक्षा पीटी की परीक्षा रद्द हो। कल से ही 144 लागू कर दिया। अब 144 लगाए चाहे 146 लगाए, सरकार डरी हुई है, सहमी हुई है। छात्र अभी भी ट्रेसलेस हैं, कुछ संगठन के लोग अभी ट्रेसलेस हैं, उनको उनके परिवार को भी चिंता हो रही है। तो क्यों नहीं सरकार के ऊपर मुकदमा हो? खड़ा होकर के बोलता है कि जेपीएससी में घपला नहीं हुआ है। जब घपला नहीं हुआ तो 49 लोगों को आपने पहले पास क्यों किया और फिर जब पास कर दिया तो फेल क्यों किया? जेपीएससी आज खुद कटघरे में खड़ा है और उसको आप क्लीन चिट दे रहे हैं, तो ये तो आइटम गर्ल का ही तो काम हो सकता है ना। जेपीएससी के मुद्दे पर बीजेपी की राजनीति पर कांग्रेस ने हमला बोला है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी उकसावे की राजनीति कर रही है। उन्होंने भानु प्रताप शाही के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। हल्के लोग हल्की बातें करेंगे और भानु प्रताप शाही के बयान को मैं बहुत ज़्यादा तवज्जो देना नहीं चाहता, क्योंकि पूरे झारखंड को ये मालूम है कि भानु प्रताप शाही क्या है। बीजेपी को छात्र हित में, युवा के हित में या उससे कोई मतलब न था, न है, न रहेगा। जेपीएससी के बुनियाद में मट्ठा घोलने वाले लोग हैं। हम तो चाहते हैं कि चीज़ों का समाधान हो और ये उकसावे की राजनीति बंद हो। जेपीएससी का जन हेमंत सरकार के गले की फांस बन चुका है। बीजेपी जहां इस आंदोलन को नैतिक समर्थन देकर आंदोलन की आग जलाए हुए है, वहीं सरकार अपनी दाग को छिपाने और साख को बचाने में लगी है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और वहीं हेमंत सरकार से कांग्रेस की नाराजगी अब खुलकर सामने आ गई है। सीएम आवास पर यूपीए की बैठक में कांग्रेस के शामिल नहीं होने के बाद सियासत गर्मा गई है। अब कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने भी साफ कर दिया है कि अधिकारी और पदाधिकारी उनकी बात नहीं सुनते हैं। क्या हेमंत सरकार में कांग्रेस खुद को उपेक्षित महसूस कर रही है? क्या कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों की अधिकारी नहीं सुन रहे हैं? क्या कांग्रेस कार्यकर्ता सरकार में होते हुए भी हाशिए पर महसूस कर रहे हैं? ये सवाल झारखंड के सियासी गलियारों में सुलग रहा है। सीएम आवास पर यूपीए की बैठक में कांग्रेस के शामिल नहीं होने के बाद ये बातें खुलकर सामने आ गई। हालांकि इस मामले में बीजेपी का कहना है कि जेएमएम और कांग्रेस या तो जनता को गुमराह कर रही है या फिर कांग्रेस प्रेशर की पॉलिटिक्स कर रही है। जिस तरीके से कांग्रेस हर एक मुद्दे पे सरकार से मतभेद है, इनका जेएमएम से मतभेद है, उसके बावजूद भी ये सरकार में बने हुए, तो इसका सिर्फ एक अर्थ है कि कांग्रेस के लिए नीति सिद्धांत का कोई अर्थ नहीं। देखिए, ये बताना बड़ा मुश्किल है कि कांग्रेस दबाव की राजनीति कर रही है या दोनों की मिलीजुली ये साजिश है लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। अब आप सोचें। हालांकि इस मामले में जेएमएम का कहना है कि समस्या सिर्फ कांग्रेस के साथ नहीं, जेएमएम के साथ भी है। इसको लेकर मंथन की जरूरत है। उनका नेशनल पर्सपेक्टिव में सारा चीज को देखता है, हम क्षेत्रीय में देखते हैं, तो डिफरेंस होना तो स्वाभाविक है, लेकिन कहाँ तक हम लोग पाट पाएंगे, निश्चित रूप से मिल बैठ के हम लोग उस पर बात करेंगे। पूरे विवाद पर कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने खुलकर अपनी बात कही है। इरफान ने कहा है कि ये बात सही है कि अधिकारी और पदाधिकारी बात नहीं सुन रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही सरकार कार्यकर्ताओं को सम्मान देने का काम करेगी। हम लोगों ने अपनी अपनी बातें रखा है कि पदाधिकारी हमारी बात नहीं सुनता है, ये बात सही है।
लेकिन हम लोग बैठक, विधायक दल की बैठक इसलिए की जाती है कि जो समस्या विधायकों का है उसको सरकार तक पहुंचा दें। तो हमारे जो सीएलपी लीडर हैं आलमगीर साहब, उन तक सभी विधायकों ने अपनी बात रख दी है। आयोग का गठन होना, कार्यकर्ताओं को सम्मान देना, तो इस पर सरकार बहुत गंभीरतापूर्वक लगी हुई है। कांग्रेस और जेएमएम आपसी खटपट को पाटने की कोशिश में जरूर जुटी हुई है, लेकिन दोनों दलों के बीच कई मुद्दों को लेकर जिस तरह से सियासत सुलग रही है, उससे साफ है कि हेमंत सरकार में ऑल इज वेल नहीं है। रांची से न्यूज 18 के लिए ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और अब खबर दुमका से, जहां के शिकारीपाड़ा प्रखंड में प्रसिद्ध मंदिरों के गांव मलूटी में पूर्व सीएम रघुवर दास ने जन चौपाल लगाया। जन चौपाल में पूर्व सीएम ने हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला। रघुवर दास ने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर फेल है, सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि अबुआ राज में उद्योग धंधे बर्बाद हुए हैं। जो अबुआ राज के नाम पर, जल जंगल जमीन के नाम पर जिस तरह झारखंड के प्राकृतिक संसाधन को लूटा जा रहा और गरीब जनता को काफ़ी बड़े बड़े वादे किए, इन 2 वर्षों में एक भी वादे पूरे नहीं किए। और लोकतंत्र में जनता ही मालिक होता है, इसलिए जनता के बीच आकर सरकार ने जो वादे किए थे कि हम 2000 रुपया चूल्हा खर्चा देंगे, 2500 रुपया विधवा वृद्ध को पेंशन देंगे, 3 लाख का मकान देंगे, 1 साल में 5 लाख को नौकरी देंगे, नहीं तो बेरोजगारी 5000 7000 भत्ता देंगे, लेकिन एक भी वादे पूरे नहीं किए। वहीं बोकारो के ग्लोबल हॉस्पिटल द्वारा आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज करने के दौरान फर्जीवाड़ा किया गया है। ये बात जांच में सामने आई है। अस्पताल में इलाज कराने आए 10 लाभुकों का रेफर पर्ची फर्जी पाया गया। इस मामले को लेकर अब अस्पताल पर कार्रवाई किए जाने की बात कही जा रही है। इस संबंध में स्वास्थ्य महकमे से सिविल सर्जन को भी पत्र मिल चुका है। इस जानकारी के मुताबिक बोकारो सदर अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों के रेफर स्लिप में गड़बड़ी कर ग्लोबल अस्पताल फर्जी तरीके से मरीजों का इलाज कर रहा था और पैसे की उगाही भी सरकार से कर रहा था। हमने 10 मरीज का है ना पिछले 3-4 महीने का जो रेफर्ड पेशेंट है हिस्टेक्टोमी के लिए मैंने उसका जांच किया 3-4 महीने का, उसमें मैंने 10 मरीज का गड़बड़ी पाया। मैंने देखा डॉक्टर कुसुम प्रकाश जो इस अस्पताल में पिछले 3-4 साल से कभी पदस्थापित नहीं है। जहाँ तक ग्लोबल अस्पताल का सवाल है, उसका मामला हाईलाइटेड हुआ और यहाँ से शिकायत गई मुख्यालय से उस पर कार्रवाई करने का आदेश आया है। हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। और गढ़वा में जंगली इलाकों के साथ ही अब शहरी इलाकों में भी हाथियों से दहशत का माहौल है। सदर थाना क्षेत्र के कितासोती कला गांव में पहली बार हाथियों के झुंड ने दस्तक दी। 30 हाथियों के झुंड को देखकर लोग खौफजदा थे। हाथियों ने खलिहान में रखे धान को खा लिया है, वहीं उनके भय से लोग घर छोड़कर भागने को मजबूर हैं। गांव में हाथियों के आने की खबर मिलने पर वन विभाग की टीम पहुंची। वन विभाग की टीम लोगों को जागरूक कर रही है, साथ ही हाथियों के पीछे नहीं जाने और उन्हें परेशान नहीं करने की भी नसीहत दे रही है। मकई खा गया और खेती बाड़ी जो था धान पान था सब खा गया। कितना की संख्या में है सर? वो सब 25-26 की संख्या में है। तो फिर आप लोग रात कैसे गुजार रहे हैं? किसी तरह से उसी तरह से डर के कहीं भाग जा रहे हैं, किसी के मकान पर रह रहे हैं, किसी को कहीं रह रहे हैं। हाथी देख करके वो भाग गए पूरा परिवार के लेकर के यहाँ से करीब 1 किलोमीटर जंगल की ओर। और मकई का भी खेती जो लगा हुआ था वो भी मकई का खेती हाथी खा गया। अभी हाथी कहाँ है? अभी हाथी यहाँ से सिमराया जी के घर से करीब पता चला कि 2-3 किलोमीटर की दूरी पर जंगल में है। तो वापस भी आ सकता है क्या? हो सकता है कि वापस आ सकता है। ग्रामीणों से मेरा यही अपील है कि जानवर को भी नुकसान न हो और अपने आप को भी सुरक्षित रखते हुए। और इन लोगों के लिए आपके तरफ से क्या प्रयास है? वन विभाग द्वारा क्या किया? वन विभाग के द्वारा तुरंत मुआवजा दिया जाएगा जिनका जो क्षति हुआ है उसका, और हम लोग उसको तुरंत अभी कहाँ पर।
और झारखंड में समय के साथ अब नागपुरी फिल्मों का पर्दा बड़ा होता जा रहा है। हिंदी फिल्मों के दर्शक अब धीरे धीरे क्षेत्रीय भाषा में बनी फिल्मों को भी देखना पसंद करने लगे हैं। इसकी ताजा मिसाल है नागपुरी फिल्म रांची रोमियो, जिसने एक हफ्ते में कलेक्शन के ऐसे रिकॉर्ड तोड़ डाले कि बॉलीवुड के सलमान और आयुष्मान खुराना भी पीछे छूट गए। झारखंड में हाशिए पर पड़ा नागपुरी फिल्मों का सूना संसार अब रंगीन होता नजर आ रहा है। पिछले हफ्ते रांची के पॉपकॉर्न मल्टीप्लेक्स में लगी नागपुरी फिल्म रांची रोमियो का जादू दर्शकों के सिर पर कुछ ऐसा चढ़ा कि उसी दौरान मल्टीप्लेक्स में लगी सलमान और अंशुमन खुराना की फिल्में भी कमाई के मामले में पीछे छूट गई। करीब एक हफ्ते तक मल्टीप्लेक्स में लगी इस फिल्म ने जबरदस्त कमाई की। रांची रोमियो फिल्म का बजट 20 लाख रुपए है। इस फिल्म की सारी शूटिंग झारखंड में हुई है और इसके 90% कलाकार भी झारखंड के ही हैं। इसका हिट होने का कारण सबसे ज्यादा ये है कि यहाँ के रांची के लोकल जो नागपुरी दर्शक हैं वो लोग नागपुरी फिल्म देखने के लिए इंटरेस्ट हो रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है और खुशी की बात है। तब जाके हमारी ये रांची रोमियो नागपुरी फिल्म हिट साबित हो रही है। बहुत अच्छी। हाँ। फिल्म को देखकर कुछ ऐसा लगा, कुछ समझने में दिक्कत आ रही है नागपुरी फिल्मों का, ऐसा कुछ? नहीं, वैसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं। बहुत अच्छे से देखी, बहुत अच्छा फिल्म है और एक अलग पहचान मिल रहा है नागपुरी फिल्म को, तो हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है झारखंड होने के नाते, झारखंड वासी होने के वास्ते। वैसे ही अच्छा लगा। अच्छा हुआ कि झारखंड में पहली मूवी बना और क्या बोलते हैं हिट हुआ। ये मूवी देख के अच्छा लगा। सीन भी थोड़ा अच्छा है, रांची का ज़्यादातर है तो हम लोग को भी अपना एरिया का सोच के थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा। दरअसल नागपुरी फिल्मों के दर्शक आज भी संख्या में काफी कम हैं। रांची रोमियो के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस फिल्म को लगाने के लिए कोई भी मल्टीप्लेक्स तैयार नहीं था। हर शो के लिए 10,000 रुपए मांग की गई। इसके बाद पॉपकॉर्न मल्टीप्लेक्स में हर शो में 50% पर बात हुई, तब जाकर फिल्म सिनेमा हॉल में लग पाई। इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद भी इस फिल्म ने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।